नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी आप अच्छी तरह से कर पाएं और महामारी के इस समय में आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियां समय रहते आप तक पहुंचाई जा सके। तो हमारे आज के कार्यक्रम में कौन सी विशेष जानकारियां खेती किसानी से जुड़ी लेकर आए हैं आपके लिए, डालते हैं एक नजर। तेजी से होने वाले विकास में जहां हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जोत का दायरा घटता जा रहा है। वर्तमान में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या करीब 86% है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं, तो उन्हें इसका ना तो वाजिब दाम मिल पाता है और ना ही किसी आपदा की स्थिति में समुचित सहायता। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं, जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या FPO कहा जाता है। इसका दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 10,000 FPO बनाने की योजना शुरू की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिल सके। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़ी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां चलाता है। इसमें FPO के माध्यम से किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकते हैं। कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक उचित दाम में मिलते हैं। प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन जैसी मदों में होने वाले खर्चों से किसानों को बचत होती है। FPO मूल्य संवर्धन के लिए छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण जैसी गतिविधियां शुरू कर सकता है। FPO के गठन से ग्रीन हाउस, कृषि मशीनीकरण, शीत भंडारण, कृषि प्रसंस्करण जैसी कटाई पूर्व और कटाई बाद के संसाधनों के उपयोग में सुविधा मिलती है। FPO आदान भंडारों, कस्टम केंद्रों को शुरू कर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। इस समय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों के गठन और उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। साल 2023-24 तक कुल 10,000 FPO का गठन किया जाना है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक FPO में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। 10,000 FPO बनाने की नई स्कीम में कार्यान्वयन एजेंसियों को वर्ष 2020-21 के दौरान 2,200 से अधिक FPO उत्पादक क्लस्टरों का आवंटन किया गया है। एजेंसियों ने कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में FPO के पंजीयन कराए हैं और अन्य FPO का भी पंजीकरण कार्य किया जा रहा है। ये FPO सेब, बादाम, शहद, चाय, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, अलसी, गन्ना व सब्जियों आदि से संबंधित है। देश भर की सहकारी समितियां FPO के गठन में सहयोग करेंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में निवेश को बढ़ाया जा सके। FPO को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने FPO को छोड़कर हर एक FPO में कम से कम 300 किसान सदस्य होंगे। इनमें भी महिला किसानों का अधिकतम प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने FPO में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। FPO गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाएगा जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त व उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को साकार करने में काफी मदद मिलेगी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है और पशुओं की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अगर आप अपने पशुओं से अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस मौसम को देखते हुए किस तरह से आपने करनी है अपने पशुओं की देखभाल, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हमारी खाद्य व्यवस्था में मांसाहार का विशेष स्थान है। इससे जहां शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, वहीं सीमांत किसानों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इन्हीं अवसरों में से एक है मुर्गी पालन। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कम समय में ही मुनाफा देना शुरू कर देता है। बस जरूरत है तो कुछ बातों का ख्याल रखने की। किसान या पशुपालक किन बातों का ध्यान रखें, बता रहे हैं केवीके प्रयागराज के प्रभारी डॉक्टर SD मेकाटी। जितने भी उद्योग हैं, जो भी हम कहीं पे भी किसानों से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी उद्योग हम करते हैं, उन उद्योगों में सबसे कम समय का जो उद्योग है वो है पोल्ट्री फार्म। इसमें 22 से 24 दिन के अंदर जो है हमको पैसा वापस मिल जाता है। तो इससे कम समय में किसी भी तरह का कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है जो इतने कम समय में जो है पैसा रिटर्न कर दे। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है हमारे आजकल तो हर एक ज़िले में, हर एक जगहों पर पोल्ट्री फार्म जो केवीके से ट्रेनिंग लेते हैं और उनको 5 दिन से लेकर के और 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण के दौरान आप अपने उस सर्टिफिकेट को लेकर के और बैंक में जा सकते हैं और बैंक में जा कर के आपको ईज़िली जो है लोन मिल जाएगा इस पर, पिगरी पर, पोल्ट्री पर, गोटरी पर और जितने भी लाइव स्टॉक के आपके उद्योग हैं। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये किसानों के लिए भी उतना ही उपयोगी है, उसके साथ साथ हमारे शहर में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं और तमाम चीज़ें हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं इन चीज़ों को, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि पोल्ट्री एक ऐसा उद्योग है कि आप बड़े कम समय में, जैसे मैंने बताया कि 22 से 24 दिनों के अंदर जो है आप पैसा आपको रिटर्न मिलने लगेगा। तो इसमें आने वाली तमाम बातें जिससे आप सीख सकती हैं, जिससे आप जान सकते हैं और जानने के बाद इस उद्योग को आप कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि पोल्ट्री जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण हुआ। क्योंकि हमारे देश में जो है थोड़ा सा भोजन में अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो भोजन को लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 2 कैटेगरी हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी और शाकाहारी। तो शाकाहारी लोगों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है वो कम होती जा रही है, बनिस्बत मांसाहारी लोगों की जो है 12 से 14%
प्रति वर्ष जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो ये बढ़ोतरी जो हो रही है, इसके एवज में जो है मांस की खपत जो है वो इतनी कम हो गई है कि अब हमको ये जो ब्रॉयलर आप बर्ड देखते हैं, जो मार्केट में सफ़ेद रंग का जो मुर्गा आता है, ये मुर्गा बेसिकली हाई गेन जीन का बर्ड है। ये तैयार किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाई करके, और सिर्फ ये इसलिए तैयार किया जाता है कि ये मांस उत्पादन दे सके। ये सिर्फ मांस के लिए होता है। और मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मुर्गी, जैसे कुछ बहुत से कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ये रहते हैं कि मुर्गी जो है वो अंडा नहीं देगी, अगर मुर्गा ना हो उसके साथ में तो मुर्गी अंडा नहीं देगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है। अगर आपके पास सिर्फ मुर्गी है तो 6 महीने के बाद वो मुर्गी अंडा देगी, चाहे वो ब्रॉयलर हो, चाहे वो क्रॉयलर हो, और चाहे आपकी देसी मुर्गी हो। इनमें 2-3 तरह की वैरायटी होती हैं जो हम इस वक्त बिजनेस के लिए जो पालते हैं। उसमें सबसे पहली वैरायटी आपकी सफ़ेद मुर्गी, जो ब्रॉयलर के रूप में आप देखते हो बाज़ारों में मिलती है मांस के लिए। ये ब्रॉयलर होती है, ये 22 से 25 दिन की मुर्गी होती है, जो 1 किलो और 1.25 किलो तक की हो जाती है। इसके बाद दूसरी मुर्गी होती है क्रॉयलर, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं रंगीन मुर्गी। वो भी ब्रॉयलर का ही एक रूप होता है, लेकिन वो क्रॉयलर जो होता है उसमें कुछ देसी का ब्लड मिलाया जाता है, जिससे कि वो रंगीन दिखाई देने लगती हैं, लेकिन वो होती ब्रॉयलर ही हैं। और तीसरी जो होती है वो देसी बर्ड होती है, जो पूरी तरह से रंगीन होती है, लाल होती है। तो आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि ब्रॉयलर क्रॉयलर उन जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जैसे हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में जो है वो टेम्परेचर 49 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, और जाड़ों के वक्त में 0 डिग्री टेम्परेचर भी पा जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन जो है वो 0 से लेकर के 49 डिग्री का जो फ्लक्चुएशन है, इसमें हर एक मुर्गी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। और कोई भी लाइव स्टॉक में जितने की हम बात करते हैं, वो इतना फ्लक्चुएशन कोई भी एनिमल या किसी भी तरह का वो नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो इसके लिए 38 डिग्री टेम्परेचर जो है वो एप्रोप्रिएट होता है, एकदम सही होता है मुर्गी पालन के लिए। या फिर उसके साथ आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी होती है जहाँ पे, वहाँ पे ये पक्षियाँ जो हैं वो पाली जाती हैं। केवी के प्रभारी मकाटी जी के हिसाब से अगर इस व्यवसाय को किया जाए तो कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए, ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है, जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां लेकर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत की है। न केवल अकेले बल्कि दूसरे किसानों को अपने साथ लेकर चले हैं। आज वे दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। असम एक खूबसूरत राज्य है। प्रकृति की गोद में बसे इस राज्य की राजधानी है गुवाहाटी। गुवाहाटी से करीब 2 घंटे की दूरी पर है जिला मोरीगांव। इसी में रहते हैं किसान हिरेन शर्मा। खेती और पशुपालन में अपना परचम लहरा रहे हिरेन का पहले इससे कोई नाता न था, लेकिन इस समय हिरेन खुद तो संबल हो ही रहे हैं, साथ ही गांव के बाकी किसानों को भी राह दिखा रहे हैं। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद हिरेन परिवार की जिम्मेदारियां निभाने नौकरी की तलाश करने लगे। उनकी तलाश खत्म हुई और हिरेन को एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। नौकरी से गुजर बसर चलने लगी, लेकिन किन्हीं कारणों से नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद हिरेन खुद का व्यवसाय करने का विचार बनाने लगे और एक फार्म खोला। इसके पहले हिरेन ने प्रशिक्षण लिया। वे बताते हैं कि प्रशिक्षण में हर छोटी लेकिन जरूरी बातों को सिखाया जाता है और ये छोटी छोटी बातें ही सफलता के द्वार खोलती हैं। हिरेन ने मुर्गी पालन, सूकर पालन भी किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सूकर पालन का काम छोड़ना पड़ा। इसके बाद हिरेन ने गौ पालन शुरू किया। पशुपालन के साथ हिरेन मौसम के हिसाब से अलग अलग खेती भी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, हिरेन खुद के तालाब में मछली पालन भी कर रहे हैं। उस समय थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि 2 नौकरी मेरे हाथ से निकल गई थी। उसी समय मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के इरादे से एक फार्म खोलने के बारे में सोचा और उसी समय मुझे नीलोत्पल कार्तिकी सर भी मिल गए। उन्होंने वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की। वहाँ पर हर चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता था, गोबर उठाने से लेकर घास काटने तक का। इस काम को लेकर मेरे अंदर एक उत्साह बढ़ने लगा था। मुझे ये काम अच्छा लगने लगा था। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान इस काम पर लगा दिया। अभी मैं मुख्य रूप से गौपालन से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के अंतर्गत मुर्गी पालन करता था और सुअर पालन भी करता था, पर अभी पूरी तरह से मैं गोपालन करता हूँ। इसके अलावा मैं खेती भी करता हूँ। धान, सरसों इत्यादि सीजन के हिसाब से अलग अलग तरह की खेती करता हूँ। मेरे पास एक बड़ा सा तालाब भी है, उसमें मैं मछली पालन भी करता हूँ। ये सब काम करके मुझे बेहद खुशी मिलती है। मैंने भले ही कई नौकरी छोड़ी, पर जिस तरह की खुशी इस काम को करके मुझे मिलती है वो पहले ना थी। पहले खासकर जब मुर्गी और सुअर पालन करने का फैसला किया तो मुझे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। समाज के कुछ नियम थे और मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। बहुत असुविधा का सामना करने के बावजूद मैंने मुर्गी पालन और सुअर पालन किया। कुछ दिनों के बाद मैंने सुअर पालन का काम छोड़ दिया और सिर्फ मुर्गी पालन ही करने लगा। पर हाल ही में मेरी बेटी की शादी के समय ये विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया और मैंने मुर्गी पालन का काम भी छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ
गौ पालन का काम ही करता हूँ। साथ ही खेती करता हूँ और मछली पालन का काम भी करता हूँ। इन सब से मेरी अच्छी आमदनी हो जाती है। अपनी मेहनत से हिरेन ने हर संभव प्रयास कर सफलता पाई। आज उनकी सफलता की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन इस दौरान हिरेन ने मुर्गी पालन का काम बंद कर दिया और पूरी तरह से गौपालन पर फोकस करने लगे। उनके इस काम में उनके परिवार का हर सदस्य सहायता करता है। एक समय था जब उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी न थी, लेकिन नाबार्ड से सहायता मिलने के बाद पूंजी की व्यवस्था भी हो गई और आज उनका ये व्यवसाय उनकी आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। हिरेन बताते हैं कि शुरुआत में गौपालन में उन्हें पशु हानि भी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह जानकारी का अभाव था। इसके लिए हिरेन ने पशुपालन विभाग से सहायता ली और जानकारी मिलने के बाद हिरेन अब साफ सफाई और पशु के आहार पर विशेष ध्यान देते हैं। इन सावधानियों का ही नतीजा है जो उन्हें प्रतिदिन दूध से 6,000 रुपए का मुनाफा होता है। हिरेन ने कुछ पशुपालकों के साथ मिलकर एक संगठन भी बनाया। इसमें दूध से बने उत्पाद और दूध का बेहतर दाम मिलता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे पशुपालकों को मिलता है, जिसके वे हकदार हैं। पहले कम जानकारी होने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ। फिर धीरे धीरे जब जानकारी बढ़ने लगी तब मुझे अलग अलग गायों के बारे में मालूम पड़ने लगा। उनमें होने वाली अलग अलग बीमारी के बारे में मुझे मालूम पड़ा, जिसके लिए मैंने अलग अलग तरह के प्रशिक्षण लिया। लेकिन मुख्य बात थी साफ सफाई। इसलिए हम हर दिन सुबह 4 बजे दूध निकालते थे, फिर दाना डाल के हर एक गाय को हम नहला देते थे। इस सिस्टम को मैंने अपने फार्म में नियमित रूप से लागू कर दिया, जिससे मेरा नुकसान कम होने लगा और आमदनी बढ़ने लगी। हम जितना हो सके अपने फार्म में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वो जगह की साफ सफाई हो या फिर पशुओं की। हिरेन के इन कार्यों की सराहना गांव के किसान तो करते ही हैं, साथ ही समय समय पर मार्गदर्शन भी लेते हैं। उनके इन सफल प्रयासों के लिए हिरेन शर्मा को ICAR की ओर से राज्य का श्रेष्ठ किसान और श्रेष्ठ गौपालक होने का सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा हिरेन को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप गांव किसान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर वहां के सर्च इंजन में टाइप कीजिए दूरदर्शन किसान गांव किसान। वहां पर आपको हमारे गांव किसान के सभी प्रसारित कार्यक्रम दिख जाएंगे और वहां आप हमारे पहले के एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।